दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवा रही हूं और उन प्रश्नों को करवा रही हूं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। 28 अक्टूबर वाला दोनों शिफ्ट का और 29 अक्टूबर का पहली शिफ्ट का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये 29 अक्टूबर का दूसरी शिफ्ट वाला पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में स्थित हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो हाकरा मृदभांड संस्कृति का उदय 4वीं शताब्दी में हुआ था और इसमें पूछा गया है कि किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं। तो राखीगढ़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो इन्होंने पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था डुंगेश्वरी गुफा में। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेसर, जो वर्तमान में हरियाणा में है। तीसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन की पहली राजधानी पूछी गई है तो वो थानेसर में थी, और थानेसर वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा का खंड कौन सा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो वह है तीसरा खंड। आईने अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है, और अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों में विभाजन किया है। और पहले खंड में अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया है, दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल का वर्णन है, और तीसरा खंड आईने अकबरी है जिसमें घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। तो 3 खंड है, याद रखिएगा। अकबरनामा का खंड पूछा गया है, और अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और भी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन इस प्रकार किया था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। उन्होंने यह बात 1851 में कही थी। 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो याद रखिएगा, अवध इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रियालयों ने कब इस्तीफा दिया। तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे के कारण निम्नलिखित थे। इन्होंने इस्तीफा 1939 में दिया था। कारण क्या थे? सांप्रदायिक दलों द्वारा दुष्प्रचार, अवसरवादियों ने लाभ उठाकर कार्यालय पर कब्जा कर लिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से संबंधित मुद्दे, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का शामिल होना। तो इसलिए कांग्रेस मंत्रियालयों ने इस्तीफा दे दिया था 1939 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था। तो भारत भेजा गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था।
वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये शहर अब स्थित है मणिपुर में। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये जो शहर है मोइरांग, ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो ये है नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी कर्नाटक के दक्षिण में मंगलुरु से होकर बहती है। नदी का उद्गम गंगामूला से होता है और यह मैंगलोर शहर से होकर बहती है, जिसके बाद यह कुमारधारा नदी में मिल जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ उत्तर तो लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत जानकारी की आप लोगों को ज़रूरत है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। समय आप लोगों के पास बहुत कम है, तो कम समय में ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत लाभ तो ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो इस साम्राज्य को जाना जाता था ओटोमन नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध फिल करना है के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो लखनऊ पैक्ट 1916। लखनऊ समझौता क्या है? दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते के माध्यम से देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं। समय आप लोगों के पास कम है और अभी और भी पेपर हैं, तो उनको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगी। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जलभृत के नाम से जाना जाता है। जलभृत वह भूजल है जो जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मिलम ग्लेशियर ये स्थित है उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय का एक प्रमुख ग्लेशियर है। यह भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में नंदा देवी से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो यह है CSIR-NPL। तो CSIR-NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारत की समय प्रणाली की निगरानी के लिए जिम्मेदार संस्था है और ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। थार का रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। यह विशाल शुष्क क्षेत्र है जिसका भूदृश्य रेत के टीलों से भरा है। थार रेगिस्तान की जलवायु किसी भी अन्य रेगिस्तान की तरह है, दिन में गर्म और रात में ठंडी। गर्मियों के दिन यहाँ बहुत गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है CCI द्वारा।
यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या हैं जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो HYV क्या हैं? हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी हैं उच्च उपज वाली किस्म के बीज। इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चमत्कारी बीज। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो MS स्वामीनाथन हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका अधिदेश बैंकिंग प्रणाली के थिंक टैंक की सक्रिय भूमिका निभाना है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो भुगतान संतुलन का समायोजन। 1991 की नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधारों का एक समूह था जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाना और विकास को बढ़ावा देना था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 जो है, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को आदेश द्वारा निलंबित करने का अधिकार है। इस प्रकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि उपचारात्मक उपाय निलंबित कर दिए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले पहले लेबर पार्टी के सदस्य रैमसे मैकडोनाल्ड एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे, तो ये भी याद रखिएगा। और 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था LM सिंघवी समिति को। यह प्रश्न पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई प्रश्न लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर से, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार हेतु LM सिंघवी समिति की नियुक्ति राजीव गांधी ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन का लेप लगाया जाता है। अगला प्रश्न है,
आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूखा पाउडर छोड़ने से अत्यधिक मात्रा में CO2 निकलती है, तो ये याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, तो याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का सूखा पाउडर आग पर डाला जाता है। क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई भी पिंड जो पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव पदार्थ में डूबा हो, उस पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिसका परिमाण पिंड द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। तो जो लैक्टोमीटर होता है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो ये होता है पारे का वाष्प। फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL एक प्रकार के ऊर्जा कुशल प्रकाश बल्ब हैं जो पारा वाष्प और फास्फोरेसेंट कोटिंग युक्त ट्यूब के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करके काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। अगला सवाल दिया गया है, इसका मान बताना है। ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कोई भी माइनस नहीं बचेगा। अब आप देखेंगे 27 इसके पास है, 27 इसके पास भी है, 27 को ले लेते हैं कॉमन। अंदर बचा है 16 प्लस 14। 27 यहाँ गुणा में है, ये भी याद रखिएगा। 16 और 14 को जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, और 27 का 30 में गुणा कर देंगे 810 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देसी घी की कीमत में 25% वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े? तो देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। लिख लेंगे 25, 100 प्लस 25 गुणा 100। ये एक फॉर्मूला होता है, उसी के अनुसार इस तरीके के सवालों को हल किया जाता है। इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ये सवाल दिया गया है कि गुणनखंड में इकाई का अंक कौन सा है? गुणनफल में, सॉरी, इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। अब ये इतना बड़ा सवाल दिया गया है, इसका गुणा तो आप कर नहीं पाएंगे, तो इसको कैसे निकाला जाता है? किसी भी संख्या में यदि इकाई अंक 1 है, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो और उस पर घात चाहे जितनी लगी हो, तो उसका जो इकाई अंक आएगा हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में 1 का गुणा होगा 1 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक आ गया 1। इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, इसका इकाई अंक आ गया 1 इसका। फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे जब इकाई अंक 5 होता है। जैसे इसका इकाई अंक इस संख्या का 5 है और इस पर कोई भी घात लगी हो, चाहे कितनी भी घात लगी हो, जब हम गुणा करेंगे तो हमें इकाई अंक 5 ही मिलेगा। 5 का 5 में गुणा कीजिए 25, यानी इकाई अंक 5। फिर 5 का गुणा कीजिए 125, फिर इकाई अंक 5। तो 5
पर कितनी भी घात हो, यानी इकाई अंक यदि 5 है और संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उस पर चाहे कितनी भी घात हो, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। तो इसका भी इकाई अंक कितना आ गया? 5। अब आगे बढ़ते हैं, इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 पर जब घातें लगी होती हैं, जैसे 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आएगा, 6। फिर यदि विषम संख्या हो, यानी 4 पर घात हो 3, तो 4 चौके 16 चौके 64, यानी पहले 6 आएगा, फिर 4, फिर 6 और 4। इस क्रम में ये दोहराते हैं, 4 पर जो घातें होती हैं इसी क्रम में इनके इकाई अंक आते हैं। अब इस पर कितनी घात है? विषम घात है। तो विषम घात जब होती है तो इकाई अंक क्या होता है? हमेशा 4 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 4। हमने सबके अलग अलग इकाई अंक निकाल लिए। अब इनका कर देंगे गुणा, 4 पंचे 20 और 20 एकन 20, और 20 का इकाई अंक कितना है? 0। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये हमें सवाल दिया गया है, 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, ऐसे ही डॉट डॉट है बीच में 10 की घात 2 बराबर कितना दिया गया है? 385। और इसी प्रकार से ये दिया गया है और इसका मान पूछा गया है। इसका मान हमें दिया गया है और इसका मान पूछा गया है। चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, उसी के अनुसार इन्हें हल किया जाता है। तो इसको उसी फॉर्मूले के अनुसार हल किया जाएगा। काफ़ी बड़ा सवाल है, तब इसका उत्तर निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कम समय में हल हो सकते हैं उनको मैं हल करवा देती हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, ये हमें संख्याएं दी गई हैं और हमें बाई का मान निकालना है। तो हम इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे? जितनी संख्या यहां लिखी हुई है ये, उतनी ही इस तरफ बनाएंगे, इनकी जो घातें हैं कम ज़्यादा करके। जैसे 0.04 को हम लिख सकते हैं 0.02 की घात 2, और 2 घात पहले से है, यानी यहाँ हो गई 4। भाग का निशान लगा है, भाग लगा देंगे। इसी प्रकार 0.008 को हम लिख सकते हैं 0.02 की घात 3। गुणा लगा है, गुणा लगा देंगे, और यहाँ 0.2 पहले से ही लिखा है, यहाँ तो बदलने की ज़रूरत है ही नहीं। और इस पर घात लगी हुई है 6। बराबर में हमें बाई का मान निकालना है, 0.2 की घात 22। अब आपको पता है कि जो भाग होता है, भाग में घातें हमेशा घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 4 से 3 चले जाएंगे, यहाँ 1 घात बचेगी। दशमलव 2 की घात 1, और ये 6 हैं तो कुल हो जाएंगी 7 घातें, बराबर 0.2 की घात 22। आधार बराबर है, 22 का मान कितना हो गया? 7, यही लिखा हुआ है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्मिलेस शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो उर्मिलेस का संधि विच्छेद क्या होता है? उर्मिला धन ईस। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? तो सभी शब्द पर्यायवाची नहीं थे निशीथ, मध्यरात्र और वासर में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो हमें एक सारणी दी गई थी और उसमें हमें इनके शब्दयुग में लिखे हुए थे और अर्थ लिखे हुए थे, तो ये वाला भिन्न था, यही बताना था। अब इसमें पूरा सवाल लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो चांदी का जूता मारना यानी कि रिश्वत देना। अगला प्रश्न है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है भारतीय आत्मा।
अब इस तरीके के प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं इनको करवा रही हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाज सो डिवॉइड फीलिंग। तो इसमें ऑफ फिल किया जाएगा और विकल्प ही नहीं दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विकल्प वाला पेपर होता है उसे सॉल्व कराने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। इसका सिनोनिम्स बताना था, तो इसका याद रखिएगा सिनोनिम्स। तो डिस्पैरेजिंग का हमें बताना था सिनोनिम्स, तो इसका होता है क्रिटिसाइजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव वन वर्ड फॉर, वन वर्ड बताना है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो इसका जो वन वर्ड है वह है एबोरिजिनीज, यानी कि जो मूल निवासी होता है किसी कंट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैसेज दिया गया है और 44-45 नंबर के क्वेश्चन करने हैं पैसेज से। तो पैसेज में आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद उनके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है, डिक्शनरी के अनुसार इन्हें रखना है, फिर अंतिम से दूसरे स्थान पर जो आएगा वह बताना है। तो शब्दों को जब हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आएगा सबसे पहले, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और अंत में आएगा ये 5वें नंबर पर। हमें क्या बताना है, हमें अंत से दूसरा बताना है, यानी ये वाला, और यही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं। P1 और P3 P4 से समान दूरी पर हैं। ज्ञात कीजिए पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो जब आप इनकी स्थिति को ज्ञात करेंगे तो आप इन्हें निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपूर्ण जानकारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12:48 घड़ी में होंगे। इसका बड़ा सॉल्यूशन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाती जा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हल कराने लायक प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। करंट अफेयर के प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न पिछले पूछे जाने की संभावना नहीं होती है। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ आप करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे, ये वाले, इनको छोड़ते चलते हैं। जो प्रश्न आपको याद हो जाएं, जिनसे आपकी हेल्प हो जाए, उन प्रश्नों को मैं करवा रही हूँ। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वह है तोरड़ा किला। अब इस तरीके के प्रश्न जो हैं ये करवाना जरूरी है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किला जिसे ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये तोरड़ा किला है। इसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे पुणे जिले का सबसे ऊंचा पहाड़ी किला माना जाता है। इस किले का इतिहास 300 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यह 1643 में शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला था। तोरड़ा किला समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? तो इसके लिए नगद पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए।
अगला प्रश्न दिया गया है, नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो कामंदक द्वारा। नीति सार राजनीति और शासन कला पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, तो ये आप याद रखिएगा। और कामंदक जो है ये चाणक्य के शिष्य थे। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्हें ही कौटिल्य कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं के ये नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तामिया हिल स्टेशन, ये नाम याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है। और तामिया हिल स्टेशन समुद्र तल से 3765 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और घने वनों से घिरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियाना का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना? तो ये बना 1992 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। हमें मिलान करना है देशों को उनकी राजधानियों से। चलिए मिला लेते हैं। जाम्बिया की राजधानी क्या है? जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। क्यूबा की हवाना, रवांडा की किगाली और बहरीन की मनामा। याद कर लीजिएगा, राजधानी पूछी जाती हैं। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झोटी, चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो ये ओडिशा की कला है। झोटी, चिता, फर्श और दीवार चित्रकला का एक रूप है जो चावल के पेस्ट और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो मद्रास वेधशाला को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी DBOT मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो ये है स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। अब आगे के जो प्रश्न हैं गद्यांश पर आधारित हैं, सारणी वाले प्रश्न हैं और ग्राफ वाले प्रश्न हैं। इनको मैंने हल नहीं करवाया है, तो वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन प्रश्नों को मैं इसलिए हल करवा रही हूँ, अब आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप ज़्यादा समय निकाल कर पूरा वीडियो देख पाएँ या इन प्रश्नों का हल देख पाएँ, क्योंकि ये प्रश्न आपके प्रैक्टिस पर आधारित है। आपने अपठित गद्यांश करे होंगे किस तरीके से इन्हें हल किया जाता है। पहले प्रश्न पढ़ा जाता है, उसके बाद इनके उत्तर को गद्यांश में ढूंढा जाता है, तो इन्हें करवाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ वाले प्रश्न और सारणी वाले प्रश्न जो हैं ये भी आपकी प्रैक्टिस पर ही आधारित हैं। तो उन प्रश्नों को सिर्फ करवाया है जो आपको देखने से जल्दी जल्दी याद हो जाए और आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।